नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक क्लेम केस साझा कर रहा हूं और इसे फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम कह सकते हैं, जो कि मैंने नाम दिया हुआ है फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। और इसमें इंश्योर ने किस तरीके से फाइट की और इसमें मैं भी एक सहयोगी की भूमिका मैंने भी अदा की, एक प्रोफेशनली कंसल्टेंट की भूमिका की। और बीमा कंपनी से जो इंश्योर चाहता था उस तरीके से क्लेम सेटलमेंट बीमा कंपनी से लिया, उसका अप्रूवल लिया। अभी गाड़ी अभी मैं इसको पहले शुरू करता हूँ, बाकी चीज़ वरना सब पता चल जाएगी। तो ये मैं उत्तर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और मेरे पास के ही एक शहर में का ये क्लेम केस है। और गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो और गाड़ी ठीक कंडीशन में अच्छी थी। और इसका एक निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस से बंडल इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसमें जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन, कंज्यूमेबल एड ऑन टाइप के एड ऑन कवरेज थे। गाड़ी भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन कुछ पुरानी थी, लेकिन जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज था। अब साहब ये इन साहब की गाड़ी की पॉलिसी तो थी, इनका कभी कोई क्लेम वगैरह का एक्सपीरियंस भी नहीं रहा था। और ये कंटिन्यू इनके पास और भी गाड़ियां हैं, अपना कंटिन्यूशन में इंश्योरेंस कराते थे। और ये जो गाड़ी का बीमा था, जो महिंद्रा डीलरशिप थी, जो जो पॉलिसी जो टाई अप पॉलिसी कहते हैं, जो महिंद्रा डीलरशिप से बिकती हैं, वो इन्होंने पॉलिसी ली हुई थी। और इनकी गाड़ी साहब 28/7/2025 को ये कहीं जा रहे थे और इनकी गाड़ी एक वाटर सोर्स किसी वजह से अंधेरे या गलत फहमी में, जो भी जुलाई का महीना यानी 28/7/2025 को आगे से पानी में गिर गई। तो अगला हिस्सा इसका नीचे डाउन पानी में हुआ। खैर ये इनको कोई चोट वगैरह कुछ नहीं आई, ना कोई और नुकसान हुआ, लेकिन गाड़ी पानी में रही। खैर इन्होंने आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उस गाड़ी को बहुत जल्दी बाहर भी निकाल लिया, लेकिन गाड़ी पानी में डूब गई थी। ठीक ठाक डूबी थी आगे की तरफ से, जैसे ऐसे ही यूं हो गई हो, कोई भी तालाब टाइप से या कोई नया छोटे रजवाए टाइप से इस तरीके की जगह में थी। खैर गाड़ी को ये अपनी टोइंग क्रेन के माध्यम से एक महिंद्रा डीलर वर्कशॉप पे ले गए और जो क्लेम जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी इनकी गाड़ी की, उसके माध्यम से इसको रिपेयर कराने के लिए उन्होंने क्लेम प्रोसेस किया। जो वर्कशॉप पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी थी वो की। उसके बाद वर्कशॉप ने महिंद्रा डीलर वर्कशॉप ने 4/8/2025 को बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया। बीमा कंपनी में इस गाड़ी के लिए एक एस्टिमेट बनाया। जो इस गाड़ी की, हाँ एक चीज़ तो महत्वपूर्ण बताना भूल ही गया, इस गाड़ी की जो इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी आईडीवी वो 6,70,000 रुपये थी। तो बीमा कंपनी इन्होंने तो जो फॉर्मेलिटी पूरी की, वर्कशॉप ने क्लेम इंटीमेट किया 4/8/2025 को। और बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया, उन्होंने सर्वे किया। और सर्वे के बाद इंश्योर्ड को तो खैर उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो वर्कशॉप ने जो एस्टिमेट दिया वो कुछ कम था या ज़्यादा था, जो भी बीमा कंपनी के सर्वेयर और वर्कशॉप में कम्युनिकेशन चल रहा था, इंश्योर्ड को कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने एक दूसरा एस्टिमेट मांगा, वर्कशॉप ने एक दूसरा एस्टिमेट दिया। फिर वो भी उनकी बात नहीं बनी। तो फिर वो जो सर्वेयर साहब थे उन्होंने एक तीसरा एस्टीमेट मांगा। और तीसरे एस्टीमेट के बाद सर्वेयर साहब ने उस क्लेम को टोटल लॉस क्लेम बताया और बोले साहब ये गाड़ी टोटल लॉस है और टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होगी। और इसके लिए कंसेंट दीजिए। 6,70,000 आईडीवी है, 4,65,200 में इसको एज ए साल्वेज एक बायर खरीद रहा है, 1,000 कंपलसरी एक्सेस है। तो इंश्योरेंस कंपनी की जो नेट लाइबिलिटीज क्लेम में आएगी टोटल लॉस बेस क्लेम
टोटल लॉस बेसिस क्लेम से सेटलमेंट में 2,03,800 रुपये आएगी। तो 2,03,800 रुपये लीजिए और टोटल लॉस बेसिस पे ये क्लेम सेटल होगा। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो इतने अमाउंट में जो साल्वेज वैल्यू कोटेशन से इनको प्राप्त हुई है 4,65,200, तो वो इंश्योर्ड के लिए कहा कि आप ले सकते हैं और 2,65,000 जो समथिंग अमाउंट है लीजिए और क्लेम सेटल कीजिए। अब सब इनकी जो गाड़ी थी चूंकि वाटर डैमेज थी और इनको गाड़ी अगर देखेंगे तो खड़ी हुई लगेगी नहीं कि उसमें कुछ डैमेज हुआ। वो बिल्कुल बॉडी लाइन बिल्कुल ठीक, उसका इंजन या जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट हैं जिनमें पानी गया वो खराब हुए हैं। पानी गियर बॉक्स में भी गया इसके, और बहुत सारे पार्ट्स में जो पानी गया है क्या। तो इन्होंने साहब कहा नहीं, मैं तो टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट नहीं चाहता हूँ, मेरी गाड़ी में इतना खर्चा ही नहीं है और ये गाड़ी 3 लाख रुपए के आसपास में ठीक हो जाएगी, जो कि लगभग 6,70,000 मेरी गाड़ी की आईडी भी है कि आप सब 75% ही तक मुझको क्लेम दे दो, ऊपर जो आएगा वो मैं दूंगा। लेकिन साहब सर्वेयर साहब तो मानने को तैयार नहीं। इन्होंने इसके लिए फिर किसी के सहयोग से कुछ ईमेल कम्युनिकेशन किया बीमा कंपनी से, शिकायतें की, लेकिन बीमा कंपनी टसेवास नहीं हो रही थी। फिर ये किसी तरीके से मेरे संपर्क में आए। अब मेरे संपर्क में आए जब मैंने इनसे पूछा साहब आपके एस्टीमेट क्या हैं, तो इनकी इन्हें जानकारी तब तक 2 एस्टीमेट की थी। मैंने क्या आपके पास कॉपी है तो दीजिए, तो इनके पास एस्टीमेट की कॉपी नहीं थी। उसके बाद खैर सब फिर कम्युनिकेशन किया इनकी तरफ से वर्कशॉप और बीमा कंपनी को, एस्टीमेट और सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगी गई कि साहब पहले तो सर्वे रिपोर्ट कॉपी दीजिए और जो एस्टीमेट्स हैं वो दीजिए। और वैसे जो गाड़ी है उसमें खर्चा साहब 3 सवा 3 लाख रुपए का है, इतने में गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। तो ये टोटल लॉस क्लेम नहीं है, ये पार्शियल लॉस क्लेम है और इसे रिपेयर बेसिस पर सेटल कीजिए, ये निवेदन है। तो बीमा कंपनी से इस तरीके से निवेदन की ईमेल की गई, लेकिन बीमा कंपनी ने ना तो कोई सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी और ना ही कोई एस्टीमेट दिया। खैर एस्टीमेट देने का काम वर्कशॉप का था, तो वर्कशॉप से जब काफ़ी बातचीत हुई, वर्कशॉप कॉपरेट कर रही थी, तो फिर उन्होंने 3 एस्टीमेट की कॉपी दी, जिसमें एक एस्टीमेट लगभग 2.25 लाख रुपए के आस 3 लाख 3.25 लाख का था, एक 4 लाख कुछ का था और एक एस्टीमेट 6 लाख रुपए के समथिंग का था। लेकिन जो 6 लाख रुपए का एस्टीमेट था वो तो बहुत अजीब था। उसमें इंजन असेंबली भी मांगी हुई थी और इंजन के को जो चाइल्ड पार्ट्स में उसमें भी मतलब पिस्टन रिंग ब्लॉक अलग अलग ये सारी चीज़ें, कनेक्टिंग रॉड ये सब बेरिंग्स ये मांगे गए थे और साथ में हाफ इंजन असेंबली भी मांगी गई थी। तो भाई या तो हाफ इंजन असेंबली मांगिए या फिर उसको चाइल्ड पार्ट्स में मांगिए। तो इस वजह से वो एस्टीमेट 6 लाख से ऊपर हो गया था। बाकी 2 एस्टीमेट विद इन 75% ऑफ आईडीवी थे। तो फिर से वो तीनों एस्टीमेट लेके बीमा कंपनी को मेल की गई, साहब ये जो एस्टीमेट है ये ठीक से नहीं बने हैं और ठीक से जिस वजह से जो भी आपने कैलकुलेशन की, जिस बेसिस पे आप टोटल लॉस क्लेम इसको निर्धारित किया, तो ये ठीक नहीं है। जैसे कि ये एस्टीमेट है जो 6 लाख रुपए का, इसमें हाफ इंजन असेंबली भी मांगी गई है और उसको चाइल्ड पार्ट्स में भी मांगा गया है। तो ये तो दो एक ही काम होगा, या तो हाफ इंजन असेंबली डलेगी या चाइल्ड पार्ट से रिपेयर होगा। तो और अगर इसको ठीक किया जाए तो ये एस्टीमेट कम हो जाएगा। वर्कशॉप से भी साहब शिकायत की गई, साहब आप ठीक एस्टीमेट दीजिए। उसके बाद साहब और बीमा कंपनी से कहा गया साहब साहब अगर ये फिर भी आप टोटल लॉस आपने इस क्लेम को माना है या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम माना है और टोटल लॉस बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट करने का ऑफर दे रहे हैं तो आरसी कैंसिलेशन के साथ दीजिए। आपने जो से ये साल्वेज वैल्यू दी है ये साल्वेज वैल्यू नहीं है, ये गाड़ी सेल वैल्यू है जो 4,65,000 है। तो आरसी कैंसिलेशन के साथ कोटेशन दीजिए, सर्वे रिपोर्ट दीजिए, फिर से ये मांग की गई।
इसके बाद साहब बीमा कंपनी ने फिर से जवाब दिया, बोले साहब उसके बाद हाँ जवाब क्या दिया, जो सर्वेयर साहब थे वो तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे थे, वो तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे, उनकी स्थिति तो जस्ट लाइक ए पपेट ही थी इस क्लेम में, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने जो ईमेल में एक तरीके से वो खुद ही ऑफर दे रहे थे क्लेम सेटलमेंट के लिए, जबकि अप्रूव सर्वेयर को क्लेम सेटलमेंट का ऑफर देने की अथॉरिटी नहीं होती, ये काम बीमा कंपनी का है। अप्रूव सर्वेयर का काम क्लेम को रिकमेंडेशन करने का है, उसे सर्वे रिपोर्ट बनाकर रिकमेंडेशन के रूप में बीमा कंपनी को देना होता है, एक सर्वे रिपोर्ट कॉपी, और एक कॉपी इंश्योर्ड को देनी होती है। लेकिन इन्होंने कोई कॉपी नहीं दी थी ना कुछ, कि आप किस आधार पे इस क्लेम को आपने कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम बताया, तो कम से कम वो जोड़ घटा जो भी है वो डिटेल है वो तो दीजिए, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। लेकिन बीमा कंपनी ने यहाँ जवाब दिया कि अभी सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि बिना सर्वे रिपोर्ट प्राप्त किए बीमा कंपनी ने क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन ले लिया। तो सोचने वाली बात है साहब, सर्वेयर साहब किस लिए लगे थे, जबकि जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें है कि सर्वेयर रिपोर्ट, अप्रूव सर्वेयर की एक सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी क्लेम सेटलमेंट पर डिसीजन लेगी। वो बीमा कंपनी का है कि वो सर्वेयर की रिपोर्ट से सहमत होती है, असहमत होती है, यदि असहमत है उसके पास सॉलिड वजह है तो उसे अलग भी डिसीजन ले सकती है। सर्वेयर, अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी में बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि उससे हटना भी आसान नहीं है। तो खैर, और उसके बाद सब बीमा कंपनी जब मेल एक्सचेंज हुई तो बीमा कंपनी के थोड़े कान खड़े हुए, बीमा कंपनी ने फ़ोन पे बातचीत करनी शुरू की। इवन वर्कशॉप के जो इंश्योरेंस से रिलेटेड लोग थे उन्होंने भी बातचीत करनी शुरू की, जो पहले बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे थे, जो फ़ोन उठाना भी या फ़ोन नंबर भी नहीं देते थे, वो लोग बात करने लगे इंश्योर्ड से। और फिर वर्क इंश्योरेंस कंपनी से तीन चार लोग वर्कशॉप पर आए, उन्होंने उस गाड़ी को प्रॉपरली चेक किया, लिफ्ट पे लगा के किया, वर्कशॉप से पूछा, और उसके कुछ दिन बाद, क्या ठीक है चेक करना चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने चेक किया। उसके बाद फिर से एक लेटर दिया, बोले साहब हमने ये गाड़ी इंस्पेक्शन की, पूरी टीम ने, सर्वेयर भी और इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल्स ने भी वर्कशॉप के साथ, और इसमें खर्चा ज़्यादा है और अभी खुली नहीं है और बढ़ जाएगा, और ये 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है, तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है। और हमारा ऑफर वही कि ये टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए 6,70,000 आईडीवी है, 4,65,000 की साल्वेज वैल्यू, 1,000 कंपलसरी एक्सेस। तो बीमा कंपनी की नेट जो देनदारी है, नेट लाइबिलिटी, वो 2,03,800 रुपये आएगी। तो और हम गाड़ी को एज ए साल्वेज, एज ए कार बेच सकते हैं। और जो मास्टर सर्कुलर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट 2024 है, उसमें कैश लॉस क्लेम सेटलमेंट के लिए लिखा हुआ है, तो हम गाड़ी को विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेच सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो सब ये इनका जवाब बड़ा अजीब था कि ये कैश लॉस, पता नहीं कैश लॉस जो कह रहे थे तो वो तो पहले भी था और अब भी था, अगर इंडियन मोटर टैरिफ 2002 को पढ़ेंगे। लेकिन जो ये कैश लॉस जिसको कहना चाह रहे हैं, जो इनका अभिप्राय था, वो अलग था वास्तविकता से। तो एक्चुअली में जो इंडियन मोटर टैरिफ 2002 है उसमें जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ये जो पॉलिसी है, अगर मैं प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी कहूँ, ये भी प्राइवेट कार ही थी, तो उसमें पॉलिसी कंडीशन 3 में क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑप्शन दिए हैं। तो कोई भी क्लेम सेटलमेंट मीन्स मतलब उसको कैसे निपटान करना है, कैसे भुगतान करना है या पेमेंट करना है इंश्योर्ड को, उसका तरीका दिया हुआ है। एक तरीका तो होता है रिपेयर री इंस्टेट, यानी कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उसके बाद बीमा कंपनी ने उसको रिपेयर कराकर एक्सीडेंट से जस्ट पहले जिस अवस्था में थी उस अवस्था तक लाने में जो खर्च हुआ, वो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इंश्योर्ड को भुगतान किया उसका, या रिपेयरर को दिया सीधा, रिपेयरर को पेमेंट किया, तो उस रिपेयर री इंस्टेंट इंस्टेंट इसको बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिप्लेसमेंट, वहाँ लिखा हुआ।
रिप्लेसमेंट है कि एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई और वो समझिए कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या टोटल लॉस हुई, जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाना है। तो उसके लिए रिप्लेसमेंट टर्म भी होती है कि बीमा कंपनी सेम मेक मॉडल की गाड़ी, उसको नई गाड़ी उसको उस क्लेम में दिलाकर क्षतिपूर्ति एक तरीके से या क्लेम सेटल कर सकती है। यानी कोई कैश नहीं दे रही डायरेक्टली उसको, उसको गाड़ी दिला देगी कि साहब ये गाड़ी ले लीजिए। इसमें कई बार कुछ लोग पुरानी गाड़ी देने का ऑप्शन देने लगते हैं, लेकिन पुराना गाड़ी या पुराना सामान किसी पे कंपेल नहीं कर सकते। अगर इंश्योर्ड एग्री है तो उसकी सहमति से भले ही दे दें, लेकिन अगर वो एग्री नहीं है तो उसे फोर्स नहीं कर सकते, ना पुरानी गाड़ी के लिए ना पुराने पार्ट्स के लिए। तो ये है। तीसरा तरीका है जो लिखा हुआ है कैश, पे इन कैश लिखा हुआ है वहाँ। तो पे इन कैश, इसको कैश लॉस भी कह लीजिए या कैश जो भी कहिए। यानी कि इंश्योर्ड को अगर जो भी उसकी गाड़ी ये टोटल लॉस हुई या जो भी हुई, उसमें उसको जो भुगतान कैश के रूप में किया जाएगा रिपेयर कराने में या टोटल लॉस में, जो भी है, या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम में, मतलब रिपेयर बेसिस, पार्शियल लॉस क्लेम है तो रिपेयर बेसिस, या अगर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है तो टोटल लॉस बेसिस पे उसको कैश के रूप में, वैसे कैश कैश में भुगतान होता नहीं है, वो ऑनलाइन चेक के थ्रू, ऑनलाइन कर, या तो चेक के थ्रू करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं एनईएफटी के थ्रू। लेकिन उसको कैश पेमेंट का इन्होंने कैश लॉस या कैश पे इन कैश करके लिखा हुआ है। तो वो ऑप्शन होता है, इसमें इन्होंने लिखा है, एक मिनट। The company may or its on option repair, reinstate or replace the vehicle or part thereof and or its accessories or may pay in cash. Pay in cash ही लिखा जो मैं बोल रहा था। Pay in cash the amount of the loss or damage and the liability of the company shall not exceed। फिर इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं कि पार्शियल लॉस है तो इतनी होगी, और अगर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है तो ये है। पार्शियल लॉस में एक्चुअल रिपेयर खर्च को लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन के तहत, और टोटल लॉस क्लेम में के लिए लिखा हुआ है कि जो आईडीवी और जो रैक वैल्यू है उसको एडजस्ट करके जो भी अमाउंट आएगा तो उस तरीके से नेट लाइबिलिटी को निकाला जा सकता है। तो बीमा का जो रैक वैल्यू है वो शब्द कहीं, जो अभी मास्टर सर्कुलर आया है उसमें भी रैक वैल्यू शब्द रैक वैल्यू ही है। जो आईआरडीए का एक 2019 में जो एक सर्कुलर निकला था कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट में आरसी कैंसिलेशन के साथ करना, वो अभी भी यथा स्थिति वही है। और उन्होंने कैश जो उसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि गाड़ी को विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेच दो, वहाँ भी रैक वैल्यू ही शब्द है, और रैक 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 ही होती है, वो गाड़ी बेचना नहीं होता। तो ये सब एक्सप्लेन करके बीमा कंपनी को इंश्योर्ड की तरफ से मेल लिखी गई कि साहब आपको थोड़ा समझने में गलत फहमी हुई है और आप इसको कीजिए, अगर आप ये लीगल तरीके करेंगे तो हम इसके लिए पुलिस में कंप्लेन करेंगे। और इंश्योर्ड ने सच पूछे पुलिस में डीजीपी उत्तर प्रदेश को कंप्लेन भी की थी और पुलिस से फ़ोन भी आ रहे थे। बीमा कंपनी शायद कुछ इस वजह से भी दबाव में थी। तो जब ये मेल की गई उसके बाद हमने वर्कशॉप से भी रिक्वेस्ट की कि साहब गलती आपके एंड पे भी हो रही है, आपने एक प्रॉपर एस्टीमेट नहीं दिया। जो 3 एस्टीमेट दिए हैं वो तीनों ठीक नहीं है, कुछ में कुछ नहीं मांगा और कुछ में कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के मांगा, तो इसलिए जो भी सही एस्टीमेट है वो दीजिए। रही बात गियर बॉक्स की तो वो ठीक है, थोड़ा बहुत पानी चला गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी गारंटी हम लेते हैं, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें वो आप चेक कर लीजिए और एक एस्टीमेट दीजिए। उसके बाद वर्कशॉप ने कुछ समय लिया और एक नया एस्टीमेट बनाया जो 3,99,000 रुपये का था इंक्लूसिव टैक्सेस, और वो मेल पर इंश्योर्ड को और बीमा कंपनी को दिया। उसके बाद साहब उन सर्वेयर साहब की मेल आई, उन्होंने कहा साहब हम इस को पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर के लिए अप्रूवल दे रहे हैं, और हम जो ये एस्टीमेट है इससे बाहर कोई पार्ट्स को ये सप्लीमेंट्री के तौर पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और
इसके लिए हमारा अप्रूवल है, ये 3,99,000 जो है। तो सब हमने देखा, वैसे ये मेल थोड़ी सी अजीब थी, जो कहता कि ये इससे अलग नहीं होगा। तो अलग क्यों नहीं होगा साहब, जो पार्ट डलेगा वो तो देना है। हम कह रहे विद इन 75% ऑफ आईडीवी होगा, तो विद इन 75% ऑफ आईडीवी जो अगर कोई डैमेज है तो वो तो देना ही है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। उससे ये सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। हाँ, हम 75% ऑफ आईडीवी की गारंटी बिल्कुल ले रहे हैं खर्च की। और लेकिन खैर, चूंकि हमने काम निकालना था, क्योंकि हमको पता था जो एस्टिमेट में पार्ट दिए वही मेन पार्ट है। और शायद गाड़ी हमने 3,99,000 का जो एस्टिमेट दिया वो भी हायर साइड है। गाड़ी ये कम में रिपेयर हो जाएगी, शायद 3.5 लाख या 4.25 लाख मैक्सिमम में हो जाएगी। एस्टिमेट में कुछ पार्ट अभी भी फालतू हैं, तो हमने उसके लिए ओके कर दिया। और उसके बाद फिर बीमा कंपनी और अप्रूव सर्वेयर दोनों ने अपना फोटोग्राफ वगैरह लिए, वर्कशॉप को अप्रूवल दिया, और फिलहाल वो गाड़ी रिपेयरिंग जारी है। तो ये गाड़ी जिसमें 2,65,000 रुपये मिल रहे थे, अब मेरे ख्याल से 3.25 लाख यानी 1 लाख 1.25 लाख रुपए का अंतर आएगा। और ये गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। बीमा कंपनी सिर्फ अपने 1 सवा लाख रुपए बचाने के लिए इस गाड़ी को ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम डिक्लेयर करके टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने का दबाव बना रही थी। जबकि बीमा कंपनी जो इस गाड़ी में खर्च होगा उसमें जीएसटी अमाउंट होगा उसको वापस ले लेगी। इलीगल ऑप्शन से बचेंगे, और हो सकता है ये गाड़ी 3 सवा 3 लाख में ही रिपेयर हो जाए और उतना ही इनको खर्चा आए, अगर थोड़ा सा सही तरीके से और होशियारी से चलेंगे। लेकिन आजकल की ज़बरदस्ती गाड़ी को टोटल लॉस करने का इंश्योर चाहता नहीं है, और ये बहुत चलन में है। तो ऐसा इसमें था, लेकिन इंश्योर ने होशियारी से काम लिया, और मुझे भी उन्होंने ढूंढा और मुझे जोड़ा। और फाइनली, वैसे ये बहुत डेट कंपनी है, तो कई बार चूंकि कंपनी कंपनी में फ़र्क होता है एप्लीकेशन में, तो मतलब डीलिंग में, तो ये कंपनी बहुत ढीठ थी, लेकिन खैर ये मान गई और इसने रिपेयर अप्रूवल दिया। और गाड़ी शायद इसी महीने रिपेयर हो जाएगी, जो वाटर डैमेज है। और ये 3.25 लाख रुपए में मान लीजिए रिपेयर हो जाएगी। और इंश्योर्ड कोर्स, वो कह रहा था साहब मैंने इतना समय बेकार लगाया, पहले ही आपसे मिल लेता। तो मेरे से मिलने या ना मिलने से कोई नहीं है, अगर आप सही तरीके से अवेयर होने चाहिए। जैसे ये उतने अवेयर नहीं थे, इनके पास एस्टीमेट की कॉपी तक नहीं थी। इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी गाड़ी के 3 एस्टीमेट गए हैं। इनको 2 की जानकारी थी, और 3 क्या क्या गए हैं, क्या गलत है क्या सही है। तो थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए, इन राइटिंग कम्युनिकेशन करना चाहिए, सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगनी चाहिए, प्रॉपर ऑफर मांगना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, जो यहाँ नहीं किया गया था। तो यही सब हमने किया, और थोड़े रूल्स रेगुलेशन मुझको बेहतर पता है। तो इस तरीके से बीमा कंपनी ने सरेंडर किया, और लीगल तरीके से सही तरीके से क्लेम सेटलमेंट के लिए एग्री हुई, और गाड़ी रिपेयर हो रही है, कुछ दिन में रिपेयर हो जाएगी, और कैशलेस क्लेम फैसिलिटी के साथ क्लेम मिल जाएगा। तो अब ये स्टोरी पूरी हो चुकी है। अब इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।